प्रधानमंत्री 11 दिन तक व्रत रखेंगे, फलाहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राम मंदिर वोट का मामला नहीं, दिल का मामला है। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर है कुछ। नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर है कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर कठिन काम के लिए ही पसंद करता है। मुझे लगता है शायद ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए पसंद किया है, लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होना था। शायद अच्छे काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है, मुझे ही पसंद किया है। राम मंदिर बना तो नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह के अंदर मोदी, लाइव टेलीकास्ट में मोदी, भाषण में मोदी, इलेक्शन कैंपेन में भी मोदी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपना राम राज्य मॉडल घोषित कर दिया। एयरपोर्ट नया, रेलवे स्टेशन नया, सड़कें नई, लाइट्स नई और हर पोस्टर पर मोदी योगी। मैसेज बिल्कुल साफ था, मंदिर मोदी ने बनाया, अयोध्या योगी ने चमकाई। लेकिन अब उसी राम मंदिर के काउंटिंग रूम से भक्तों का चढ़ावा पॉकेट्स, कपड़ों और जूतों में भरकर बाहर जाता पकड़ा गया। पूछता है भारत कि कौन है वो लोग, पूछता है भारत कौन है जिन्होंने भेड़ की खाल में भेड़िया होने का ये पूरा नाटक रचा है। We need to know who are these disgraceful people who have taken Pierre's devotees for a ride. Who's actually answerable for what happened to Ram Lalla's donation? अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज के करीब 45 दिनों में लगभग 70 सस्पेक्टेड थेफ्ट इंसिडेंट्स दिखाई दिए, 8 अरेस्ट हुए, करीब 80 लाख रुपए रिकवर किए गए। और अब वही सवाल जिसका जवाब कैमरे के सामने कोई नहीं देना चाहता, मोदी कहां है? योगी का राम राज्य कहां है? प्रधानमंत्री जी देश पूछना चाहता है। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो। मंदिर बने तो मोदी की तपस्या, अयोध्या चमके तो योगी का गवर्नेंस, भक्तों का पैसा चोरी हो तो 8 छोटे कर्मचारी जिम्मेदार। वाह, क्रेडिट ऊपर जाएगा, क्राइम नीचे वालों पर रह जाएगा। और मजेदार बात सुनिए, ये कोई मोहल्ले का प्राइवेट ट्रस्ट नहीं था जिसके बारे में सरकार को न्यूज़पेपर पढ़कर पता चला हो। ट्रस्ट मोदी गवर्नमेंट ने बनाया और जमीन सरकार ने दी। सेंटर और उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स उसके स्ट्रक्चर में बैठे, लेकिन हिसाब मांगिए तो अचानक लीगल ज्ञान शुरू हो जाता है। ट्रस्ट इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इलेक्शन में मंदिर नेशनल अचीवमेंट था, स्कैंडल में ट्रस्ट प्राइवेट बॉडी हो गया। प्राण प्रतिष्ठा में मोदी भगवान के सबसे करीब थे, डोनेशन थेफ्ट में अकाउंटेबिलिटी से सबसे दूर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन और कर लीजिए। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। नहीं योगी जी, 500 साल मंदिर बनने का इंतजार हुआ था, चढ़ावा चोरी होने का हिसाब मांगने के लिए नहीं। भक्त ने डोनेशन दिया था, सस्पेंस थ्रिलर की टिकट नहीं खरीदी थी। और इस पूरे स्कैंडल को 8 कर्मचारियों पर डालकर मामला बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने खुद को अपॉइंट नहीं किया, सिक्योरिटी रूल्स उन्होंने नहीं बनाए, सीसीटीवी स्टोरेज उन्होंने तय नहीं किया, डोनेशन बॉक्सेस की चाबियां उन्होंने खुद को नहीं दी, 6 साल पुरानी ऑडिट वार्निंग उन्होंने इग्नोर नहीं की, ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर भी उन्होंने नहीं रखा। इसलिए आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चोरी किसने की, सवाल ये है कि चोरी होने किसने दी। मोदी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट कैसे बनाया? योगी के ऑफिसर्स वहां क्या कर रहे थे? वार्निंग के बावजूद सिस्टम क्यों नहीं बदला? रिकमेंडेशन पर लोग कैश रूम तक कैसे पहुंचे? और मंदिर का पूरा पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाले मोदी योगी अब जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि रूल बहुत सिंपल है, राम मंदिर के नाम पर वोट मोदी योगी ने मांगे तो राम भक्तों के पैसों का हिसाब भी मोदी योगी ही देंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोई पुराना प्राइवेट ट्रस्ट नहीं था जिसे सरकार ने दूर से नमस्ते किया हो। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में इसके गठन की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी कैबिनेट ने स्कीम तैयार की, अक्वायर्ड लैंड ट्रस्ट को ट्रांसफर हुई, स्ट्रक्चर में सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और अयोध्या का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शामिल हुआ। यानी ट्रस्ट का जन्म गवर्नमेंट के डिसीजन से हुआ। जमीन
गवर्नमेंट से मिली, स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, गवर्नमेंट लिंक्ड ऑफिसर्स उसके अंदर बैठे। लेकिन स्कैंडल आते ही गवर्नमेंट को ट्रस्ट की ऑटोनॉमी याद आ गई। ट्रस्ट अनाउंस हुआ तो मोदी सामने, भूमि पूजन हुआ तो मोदी सामने, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मोदी सामने। इलेक्शन कैंपेन में मंदिर बीजेपी के प्रॉमिस की डिलीवरी बना, लेकिन काउंटिंग रूम से चोरी की खबर आई तो डेली मैनेजमेंट ट्रस्ट का बताया गया। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल ओवरसाइट था या केवल अटेंडेंस? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल थेफ्ट का आरोप नहीं है, सवाल पॉलिटिकल ओनरशिप का है। जिस इंस्टीट्यूशन को हिस्टोरिक अचीवमेंट बताकर वोट्स मांगे गए, उसकी गवर्नेंस फेलियर पर टॉप लीडरशिप चुप क्यों है? लेकिन अगला डॉट इससे और भी गंभीर बनता है, क्योंकि सिस्टम की कमजोरी पहले ही दर्ज हो चुकी थी। ट्रस्ट बनने के कुछ ही महीनों बाद एक प्राइवेट ऑडिट ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स पर सीरियस कंसर्न्स उठाए थे। डोनेशंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कमजोर बताया गया, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड और थर्ड लेवल चेक्स की कमी बताई गई, अकाउंटिंग, एचआर, डेटा मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल्स को प्रोफेशनल बनाने की जरूरत कही गई, क्लियर स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की मांग हुई। सीधी भाषा में पैसा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह स्पीड में आ रहा था और मैनेजमेंट पैसेंजर ट्रेन की तरह टाइम टेबल पर चल रही थी। इतने बड़े डोनेशन ऑपरेशन में हर कैश मूवमेंट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था, बॉक्स ओपनिंग रिकॉर्डेड होनी चाहिए थी, एंट्री, वेरिफिकेशन और बैंक डिपॉजिट्स अलग अलग लोगों के कंट्रोल में होनी चाहिए थी, चाबियों का रिटन लॉग, स्टाफ वेरिफिकेशन, एक्टिव सीसीटीवी मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिपोर्टिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। ऑडिट रिस्क इसलिए कराया जाता है ताकि डिजास्टर से पहले सिस्टम सुधरे, लेकिन करीब 6 साल बाद वही वीकनेस स्कैंडल में दिखाई दिया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, रिकमेंडेशंस लागू हुई और सिस्टम फिर भी फेल हुआ तो कंप्लायंस रिकॉर्ड सामने आना चाहिए, लेकिन अगर रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई तो वार्निंग इग्नोर करने वालों का नाम सामने आना चाहिए। यह डिफेंस नहीं चल सकता कि खतरे का पता नहीं था, खतरा लिखित रूप में बताया गया था और जो फुटेज सामने आया उसने दिखाया कि यह वीकनेस किसी एक दिन की एक्सीडेंट नहीं बनी, वो रिपीटेड अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी। करीब 40 से 45 दिन के अवेलेबल सीसीटीवी फुटेजेस में लगभग 70 थेफ्ट इंसिडेंट्स आइडेंटिफाई किए गए। कैश बंडल्स कपड़ों, पॉकेट्स और जूतों में छिपाकर जाते दिखाई दिए गए। एक बार की कोशिश अपॉर्चुनिटी क्राइम हो सकती है, रिपीटेड इंसिडेंट्स का मतलब है कि सिस्टम प्रेडिक्टेबल हो चुका था। अंदर के लोगों को पता था कि चेकिंग कहां कमजोर है, फ्रिस्किंग कब ढीली रहती है, कौन सा एक्सेस सवाल के बिना मिल जाता है और मॉनिटरिंग कितनी इफेक्टिव है। फ्रिस्किंग ठीक से नहीं हो रही थी, पॉकेटलेस ड्रेस कोड लागू नहीं था, पर्सनल बिलोंगिंग्स पर कंट्रोल कमजोर था, चाबियां और एक्सेस का डॉक्यूमेंटेशन सवालों के घेरे में था। सीसीटीवी लगा था लेकिन रिपीटेड इंसिडेंट्स एक्टिव मॉनिटरिंग पर सवाल उठाते हैं। कैमरा एविडेंस तो देता है लेकिन क्राइम को रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम चाहिए होता है। फुटेज प्रिजर्वेशन भी लिमिटेड थी, जो रिकॉर्डिंग बची उसी में इतना पैटर्न मिला तो जो ओवरराइट हो गई उसमें क्या हुआ होगा, इसका पूरा जवाब शायद कभी ना मिले। इसलिए स्टोरेज पीरियड कोई टेक्निकल डिटेल नहीं थी, वही इन्वेस्टिगेशन की आंख थी। लिमिटेड फुटेज में इतने सस्पेक्टेड इंसिडेंट्स मिलने के बाद पुराने कैश रिकॉर्ड्स और बैंक डिपॉजिट्स का फॉरेंसिक रिकंसिलिएशन जरूरी हो जाता है। लेकिन कोई आदमी कैश रूम में टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, उसे नियुक्त किया गया था, एक्सेस दिया गया था और सुपरवाइज किया गया था। इसी वजह से अगला सवाल रिक्रूटमेंट और लीडरशिप पर आता है। जांच में सामने आया कि कई वर्कर्स ट्रस्ट फंक्शनरीज, एसोसिएट्स या रिकमेंडेशन नेटवर्क के जरिए आए। कुछ गिरफ्तार लोगों के पर्सनल कनेक्शंस इन्फ्लुएंशियल लोगों से जुड़े बताए गए। करीब 30 और लोग एम्प्लॉय स्क्रूटनी में आए। रिकमेंडेशंस पर आया हर व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन सेंसिटिव फाइनेंशियल ऑपरेशंस में इनफॉर्मल रिक्रूटमेंट रिस्क बढ़ाती है। देखिए, प्रोफेशनल प्रोसेस क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रिटन रोल, रिपोर्टिंग लाइन और एक्सेस लेवल तय करता है, लेकिन कनेक्शन बेस्ड प्रोसेस में सबसे बड़ा क्रेडेंशियल होता है कि किसने नाम भेजा। यही फैमिलियरिटी सिक्योरिटी को खा जाती है। अपना आदमी है, चेकिंग कम कर दो, अपना आदमी है, चाबियां दे दो, अपना आदमी है, मूवमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। डोनेशन काउंटिंग कोई वॉलंटरी ड्यूटी नहीं थी, यहां बड़े कैश फ्लो का हिसाब था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को केवल ये नहीं देखना कि कैश किसकी पॉकेट से मिला, यह भी देखना होगा कि वो व्यक्ति अंदर पहुंचा कैसे, किसने रिकमेंड किया, ड्यूटी किसने दी और एक्सेस किसने अप्रूव किया। 8 अरेस्ट सिर्फ हेडलाइन है, रिक्रूटमेंट चेन असली स्टोरी है। यही ट्रस्ट लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी स्ट्रक्चर में थे। डेली काउंटिंग उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ऑडिट, वार्निंग, सिक्योरिटी और रिक्रूटमेंट पर सवाल उठाना गवर्नेंस का हिस्सा था। मीटिंग रिकॉर्ड्स बताएंगे कि उन्होंने क्या पूछा और क्या नहीं। और क्योंकि अयोध्या डीएम और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रस्ट के स्ट्रक्चर में थे, तो जवाब योगी गवर्नमेंट से भी बनता है। अयोध्या को योगी आदित्यनाथ ने डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और गवर्नेंस के शोकेस के रूप में पेश किया था।
रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, लाइटिंग, पुलिसिंग और क्राउड मैनेजमेंट को राम राज्य मॉडल बताया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की है, अयोध्या डीएम ट्रस्ट स्ट्रक्चर में है, उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव भी ट्रस्ट में है। फिर डोनेशन काउंटिंग की सिक्योरिटी रिव्यू किसने की? मंदिर के बाहर वीआईपी मूवमेंट पर मिनट टू मिनट प्लान बन सकता था, गेट, बैरिकेड, ड्रोन और पुलिस डिप्लॉयमेंट सब तय हो सकता था, लेकिन अंदर कैश रूम में किसके पास चाबियां हैं और एग्जिट पर कौन फ्रिस्क करेगा, यह सिस्टम लूज कैसे रह गया? इंटरनल फाइनेंस ट्रस्ट का मैटर था, लेकिन स्टेट पूरी तरह बाहर नहीं था, उसके रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर में थे और फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस के पास थी। स्कैंडल पब्लिक होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा 500 साल इंतजार किया है, 15 दिन और कर लीजिए। ये लाइन रैली में ताली ले सकती है, इंस्टीट्यूशनल आंसर नहीं देती। फिर सवाल पूछने वालों को अयोध्या को बदनाम करने का आरोप लगाया गया, लेकिन रिपोर्टिंग ने चोरी पैदा नहीं की, उसने वीकनेस दिखाई। इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम निकले तो प्रॉब्लम बताने वालों की नीयत पर हमला करना जवाब नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा कि ऑडिट वार्निंग पर फॉलोअप किसने किया, एविडेंस प्रिजर्वेशन तुरंत क्यों नहीं हुआ और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत से क्यों नहीं था, क्योंकि मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रक्चर मजबूत करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर ऑफिसर्स के अंडर एसआईटी को स्ट्रेंथन करने, फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपर्टीज जोड़ने और स्टेटस रिपोर्ट मांगने की जरूरत महसूस की। डोनेशन थेफ्ट फाइनेंशियल क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम में फॉरेंसिक ऑडिट लग्जरी नहीं, बेसिक टूल है। कितनी रिसिप्ट्स आई, कितनी एंट्रीज हुई, कितना पैसा बैंक में जमा हुआ, किस शिफ्ट में मिसमैच था, किसके पास एक्सेस था, कौन से रिकॉर्ड्स मिसिंग थे, पुराने अकाउंट्स में गैप्स हैं या नहीं। पॉकेट से कैश मिलना सिर्फ एविडेंस है, पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं। अगर जांच अक्यूज्ड एम्प्लॉइज और रिकवर्ड कैश तक सीमित रहती तो मैनेजमेंट सिस्टम अनटच रहता। फॉरेंसिक ऑडिट विजिबल क्राइम के पीछे अकाउंटिंग फेलियर बताएगा, अप्रूवल चेन और मनी ट्रेल्स देखेगा। क्या सीसीटीवी में दिखे इंसिडेंट्स पूरी कहानी है या सिर्फ विजिबल हिस्सा? क्या कैश रिकॉर्ड्स मेल खाते हैं? क्या ज्वेलरी और दूसरे ऑफरिंग्स का रिव्यू होना चाहिए? किस वार्निंग पर एक्शन नहीं हुआ, किसने अप्रूवल दिया? स्टेट गवर्नमेंट से सवाल है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहले दिन से क्यों नहीं लगाया गया? एविडेंस प्रिजर्वेशन और मनी ट्रेल को सेंट्रल फोकस तुरंत क्यों नहीं बनाया गया? और नेशनल पॉलिटिकल ओनरशिप नरेंद्र मोदी ने ली थी, इसलिए अब सबसे बड़ा डॉट प्राइम मिनिस्टर की साइलेंस और ट्रांसपेरेंसी का है। राम मंदिर बीजेपी के लिए कोई ऑर्डिनरी रिलीजियस प्रोजेक्ट नहीं था, यह दशकों की पॉलिटिक्स का सेंटर था। प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी मुख्य चेहरा थे। उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया, मंदिर यात्राएं की और नेशनल एड्रेस दिया। इलेक्शन कैंपेन में मंदिर कमिटमेंट पूरा करने का प्रूफ बना, इसलिए स्कैंडल पर मोदी की साइलेंस पॉलिटिकल है। पॉजिटिव माइलस्टोन हो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्राण प्रतिष्ठा हो नेशनल ब्रॉडकास्ट, अयोध्या टूरिज्म बढ़े मोदी योगी मॉडल, इलेक्शन हो तो अचीवमेंट, डोनेशन थेफ्ट हो तो ट्रस्ट ऑटोनोमस है। सक्सेस में ओनरशिप और फेलियर में फुटनोट। प्राइम मिनिस्टर से यह नहीं पूछा जा रहा कि उन्होंने सीसीटीवी क्यों नहीं देखा, सवाल यह है कि उनकी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क इतना कमजोर क्यों रहा। यही आरटीआई का स्ट्रक्चरल इशू आता है। सेंटर का स्टैंड है कि ट्रस्ट पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सिटीजन कंप्लीट इंटरनल रिकॉर्ड्स आरटीआई से नहीं मांग सकते। पूरा मॉडल देखिए, ट्रस्ट गवर्नमेंट स्कीम से बना, गवर्नमेंट एक्वायर्ड लैंड मिली, सेंटर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे, प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल क्रेडिट लिया, जनता ने डोनेशंस दी, लेकिन इन्फोर्सेबल पब्लिक स्क्रूटनी लिमिटेड रही। ऑटोनॉमी का मतलब सीक्रेसी नहीं होता। आरटीआई की लीगल क्लासिफिकेशन अलग डिबेट है, लेकिन एनुअल ऑडिट्स, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेजेस, डोनेशन रिकंसिलिएशन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑब्जर्वेशन पब्लिक होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूशन का नेशनल पॉलिटिकल क्रेडिट टॉप लीडरशिप ने लिया, उसके फेलियर पर साइलेंस और लीगल टेक्निकलिटी पर्याप्त जवाब नहीं है। अब सारे डॉट्स जुड़ चुके हैं। राम भक्तों का पैसा चोरी हुआ तो जिम्मेदार केवल काउंटिंग स्टाफ कैसे हो गए? कमेंट में बताइए कि कंप्लीट फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए या नहीं, और मोदी योगी को इस फेलियर पर डायरेक्ट आंसर देना चाहिए या नहीं। नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।